ये ईमानदारी का कार्यकाल है, प्रामाणिकता का कार्यकाल है, पारदर्शकता का कार्यकाल है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम जिस गार्डन में है वो गार्डन ही है। उसका कारण ये है कि हमने पिछले 10 साल में 60 गार्डन बनाए, 60। और हमारे पहले जो थे उन्होंने उनके 10 साल में 1 गार्डन बनाया, वो ये। और ये गार्डन बनाने के बाद भी 12 साल तक इस गार्डन को प्राइवेट हैंड्स में रखा, अपनी संस्था के ताबे में रखा, प्राइवेटली इसको यूज किया। अंदर एंट्री के लिए फी चार्ज करते थे। अंदर यहां पर एक नर्सरी वाले को महीने का 35,000 रुपया लेकर बिठाया था। अलग अलग प्रकार के फेयर्स, इवेंट्स और एग्जीबिशंस यहां पर आयोजित किए जाते थे अनधिकृत रूप से। और इस प्रकार से 12 साल तक अपने कब्जे में इस पब्लिक स्पेस को रखा। हमने 60 गार्डन बनाए, हमने एक भी हमारे ताबे में नहीं रखा, सब मुंबई महानगर पालिका के हवाले कर दिए। हमने 25 से ज्यादा समाज कल्याण केंद्र बनाए, एक भी अपने ताबे में नहीं रखा। जो वहां की संस्था है उस संस्था के ताबे में देकर उसको हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि ये सब पब्लिक का है। 12 साल के बाद 2 साल पहले हमने इस गार्डन को उनके चंगुल से मुक्त कर दिया। इसको मुंबई महानगर पालिका के ताबे में हैंडओवर किया। मुंबई महानगर पालिका अंदर आई और आज ये गार्डन मुंबई महानगर पालिका के ताबे में है। अंदर आने के लिए कोई भी एंट्री फी यहां पर नहीं लगती है। और इसीलिए शायद ये मीटिंग हमने यहां पर रखी एक संदेश देने के लिए कि शायद पिछले 10 सालों में मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने सारे काम कर दिए। इस दुनिया में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां पर सारे मरीज ठीक हो गए, या ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर सारे चोर पकड़े गए। लेकिन मैं जरूर ये क्लेम करूंगा कि हर काम को करने का एक प्रामाणिक प्रयत्न ये पिछले 10 सालों में मैंने किया है। प्रामाणिकता से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, पारदर्शकता से काम किया है। एक भी काम मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ है। जो लोगों ने काम मेरे संगठन के पास दिए, मेरे संगठन ने जो काम मेरे पास ला कर दिए, वही काम मैंने किए हैं। मेरे चॉइस का कोई काम नहीं है इसमें। और इतने काम हुए, 60 गार्डन, 100 टॉयलेट, ये सारे काम। इतना फंड जो है वो पहले भी फंड आता था, फंड जो है वो पहले भी आता था, फंड जो है वो अभी भी आता है। लेकिन शायद पहले का फंड ये फंड होता था और अभी का जो फंड है वो जनता की सेवा में यहां पर एग्जीक्यूट होता है, इंप्लीमेंट होता है। ये फर्क है, ये फर्क है। यहां पर वो मिलनसार के कुछ लोग आए हैं या नहीं आए हैं मुझे पता नहीं, कि एक बिल्डिंग थी जू गली में, 112 घर वहां पर बने हुए थे। 180 का एनेक्सर 2 था। जिनका घर था वो घर के बाहर थे और वहां के कांग्रेस के कुछ माफिया ने घुसखोरों को उन घरों में घुसा के रखा था और उनसे महीने का 8,000 10,000 रुपया भाड़ा वसूलते थे। ये लोग मेरे पास 2021 में आए। 3 साल हम लड़ाई लड़े, डिप्टी कलेक्टर, एजीआरसी, हाई कोर्ट, ये सारी जगहों पर हम लड़ाई लड़े। और लड़ाई लड़ने के बाद पिछले महीने में डिप्टी कलेक्टर ने एक्शन लिया पुलिस के साथ में। वो 180 लोगों की लॉटरी निकाली, घुसखोरों को घर से बाहर निकाला और जिन लोगों की लॉटरी निकालकर जिनके अधिकार के घर थे उनको वो चाबी उनके हाथ में दे दी। और वो लोग मिलनसार के बताएंगे कि जब मैं उनके साथ में मिलनसार के विषय के लिए एसआरएससीओ को मिलने जाता था तो मेरे पहले जो थे, जो आज मेरे सामने लड़ रहे हैं, वो उन घुसखोरों के साथ में आते थे उनको बचाने के लिए। उनको बचाने के लिए घुसखोरों के साथ में वो आते थे। इसीलिए ये फर्क है, ईमानदारी का फर्क है, प्रामाणिकता का फर्क है, पारदर्शिता का फर्क है।
मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन चूंकि पिछले 15-20 दिनों में बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट कैंपेन हुई सामने से, यहां से नहीं, मैंने तो पिछले 15-20 दिनों में अपनी बात ही रखी है खाली, तो इसीलिए मैं खाली आपको फर्क बताना चाहता हूं। यहां सामने ही नेहरू नगर की बस्ती है, ऐसा कोई माफिया नहीं था जो नेहरू नगर में नहीं था। पिछले 10 साल में नेहरू नगर के हर माफिया को खत्म करने का काम हमने किया है, हर माफिया को। पहले 12 बजे के बाद वहां पर लोग अंदर जाने से डरते थे, आज रात को 2 बजे भी अंदर अपने घर पे नेहरू नगर का निवासी जा सकता है। ये जुहू बीच है, मैं ये जरूर क्लेम करूंगा कि आज जुहू बीच जितना क्लीन है, इससे पहले ये कभी इतना क्लीन नहीं हुआ करता था। और उसके 2 कारण हैं। वहां पर सफाई अच्छी हो रही है, ये एक कारण जरूर है, लेकिन हमने 4 साल पहले जो 5 जगहों के ऊपर ट्रैश बूम्स लगाए थे, नाला जब समुद्र में बहता है उस पॉइंट के ऊपर हमने जाली लगाई थी, जिससे जो ट्रैश और कचरा नाले में बहकर आता है वो समुद्र में ना जाए और उधर से ही उठाया जाए। इससे समुद्र में जाने वाला कचरा जो है वो कम हो गया, और इसकी वजह से समुद्र जो हमारे ऊपर कचरा फेंकता है मॉनसून में, उसका वॉल्यूम 50% से रिड्यूस हो गया पिछले 3 साल में। जुहू बीच पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज जितना स्वच्छ है इससे पहले कभी नहीं था। हमारे यहां गिलबर्ट हिल है, 6.5 मिलियन ईयर ओल्ड मोनोलिथ, 6.5 करोड़ वर्षों मानव जाति के अस्तित्व के पहले का वो हिल है। वहां पर गांव देवी दुर्गा माता का एक मंदिर है, उसका पहले का एक्सेस आप कभी जा ही नहीं सकते हो, हमने उसका एक्सेस चेंज करवाया, भवंस कॉलेज के साइड से उसका एक्सेस किया, वहां से नीचे पत्थर गिरते थे, उसका स्ट्रेंथनिंग किया, बोल्टिंग किया, उसका जैकेटिंग किया, उसके आजू बाजू के परिसर का ब्यूटिफिकेशन किया, और आज जाकर देखो कि गिलबर्ट हिल के आजू बाजू के परिसर की क्या क्या स्थिति बन गई है। साफ, सुंदर, सुरक्षित, इस प्रकार से आजू बाजू का गिलबर्ट हिल का परिसर जो है बन गया है। गिलबर्ट हिल तो पहले भी था, गिलबर्ट हिल आज भी है, लेकिन आज वहां पर जो स्थिति है वो पहले नहीं थी। ये हमने पिछले 10 सालों में की है। हमारे यहां पर जो भी एसआरए के प्रोजेक्ट्स है, उस एसआरए के प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित करना, क्योंकि मुंबई शहर में स्लम्स है, उस स्लम का एलिवेशन प्रोग्राम होना चाहिए। स्लम को खत्म करके वहां के लोगों को पक्के घर बना के देने चाहिए, ताकि मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त हो। लेकिन बहुत सारी स्कीम्स एसआरए की जो अटकी हुई है, उन अटकी हुई स्कीम्स को कार्यान्वित करने का काम ये हमने पिछले 10 सालों में किया है। नेहरू नगर में बायोमेट्रिक सर्वे किया, देवेंद्र जी ने बताया। जू गली का एसआरए का प्रोजेक्ट अटका था, उसको कार्यान्वित किया। समता नगर, खजूरवाड़ी, जुनैद नगर का एसआरए का प्रोजेक्ट है, उसको कार्यान्वित किया। इस प्रकार से अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित करने का काम भी हमने किया है। और दूसरी सबसे महत्व की चीज मैं आपको कहता हूं कि जब भी कोविड का समय था, पिछले 102 साल में मानवता के ऊपर आया हुआ सबसे बड़ा संकट कोविड का संकट था। मई का महीना था, 2020 का साल था, जब भी घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निरामयी सेवा फाउंडेशन ने जगह जगह के ऊपर टेस्टिंग कैंप्स कंडक्ट किए, जो केसेस थे उनको आइसोलेट किया, और सारी बस्तियों में से जो हॉटस्पॉट्स थे उन हॉटस्पॉट्स का ग्राफ नीचे लेकर आने का काम किया। हम तभी उनके साथ में जमीन के ऊपर कार्यरत थे, जमीन पर खड़े थे, ऑन ग्राउंड जीरो। 16,000 से ज्यादा परिवारों को फ्री राशन किट बंटवाए, आर्सेनिक एल्बम 1.5 लाख घरों तक पहुंचाया, वैक्सीनेशन कैंप्स कंडक्ट किए, और इस प्रकार से इस संकट से हमारे परिसर को बाहर, मोदी जी ने तो देश को बाहर निकाला, हमने भी हमारे परिसर में इस संकट से अपने लोगों को बाहर निकालने का एक छोटा सा प्रयास किया। सबसे महत्व की चीज की, पिछले 10 साल में हम 24/7/365 कार्यरत है। यहां पर मुझे मिलने को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्हाट्सएप के ऊपर ही एक्शन हो जाता है। स्विगी और जोमेटो बाद में पहुंचता है, अमित सटम पहले पहुंचता है। और इस प्रकार की सर्विसेज जो है, और
सबसे महत्व की बात कि हर प्रकार के माफिया, लैंड ग्रैबर, इलीगल इंक्रोचर्स के खिलाफ लड़ना और उनको खत्म करने का काम ये हमने पिछले 10 साल में किया है। हर प्रकार के माफिया को, हर प्रकार के गलत चीजों को। मुझे याद है मैं 2014 में जब भी विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहा था तो गणेश विसर्जन लेन में रतन कुंज नाम की एक बिल्डिंग में गया था। उस बिल्डिंग के कॉमन एरिया में मैं खड़ा था और मुझे सामने बीच के ऊपर कम से कम 150 शैंटीज दिखे। उसमें सब प्रकार के अवैध काम चलते थे। मैंने उन लोगों को पूछा कि भाई क्या है बीच के ऊपर, तो उन्होंने बोला इंक्रोचमेंट है। चुन के आने के बाद 10 बार मैंने जमीन पे खड़े रहकर वहां पर डिमोलिशन कराया और आज मैं जब भी रतन कुंज इमारत में जाकर खड़ा होता हूं तो उसके कंपाउंड से मुझे सामने सिर्फ समुद्र ही दिखता है। उस वर्सोवा बीच को, जिसको हम अंधेरी पश्चिम बीच कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमने पिछले 10 साल में किया, नहीं तो वो भी पूरा बीच खत्म हो जाता। आने वाले समय में भी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। अंधेरी स्टेशन के पास में जो अंधेरी मार्केट है, उस अंधेरी मार्केट का रीडेवलपमेंट हमको करना है। अंधेरी मार्केट के रीडेवलपमेंट में हॉकिंग प्लाजा बनाना है और अंधेरी स्टेशन एरिया के सारे हॉकर्स को उस हॉकिंग प्लाजा में रिहैबिलिटेट करना है ताकि उनका भी रिहैबिलिटेशन हो और अंधेरी स्टेशन एरिया डीकंजेस्ट हो जाए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर करना है, मल्टी यूटिलिटी सिविक फैसिलिटी करनी है। इस प्रकार एडुटेनमेंट थीम पार्क का नारियल हमने 1 महीना पहले ही डीएन नगर में फोड़ा है। नेहरू नगर, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर के स्लम को, वहां पर घरकुल योजना को कार्यान्वित करना है। सभी अटकी हुई घरकुल योजनाओं को कार्यान्वित करना है। और जो 2 बड़े मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे यहां पर है, एक जो मिलिट्री ट्रांसमीटर स्टेशन जो देवेंद्र जी ने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दिया, उसका भी खुशी की बात यह है कि उसका सजेशन ऑब्जेक्शन का सर्कुलर निकल चुका है। हमारे एरिया के लोगों ने उस पर सजेशन ऑब्जेक्शन दिए हैं। आने वाले समय में उसका हियरिंग होके वो भी काम हमारा होने वाला है। डीएन नगर और गुलमोहर एरिया में जो ट्रांसमिशन टावर्स है जिसके वजह से हाइट रिस्ट्रिक्शंस है, उसका भी प्रस्ताव के राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया है और ये कहा है कि ये हम आपको गोराई की जमीन देते हैं, इन टावर को वहां पर शिफ्ट कर दो गोराई की जमीन पर, ताकि हमारे ये एरिया में रीडेवलपमेंट जो 56 मीटर की हाइट लोगों को मिलती है वो 56 मीटर की हाइट मिलके हमारा एरिया या जो भी रीडेवलपमेंट वहां पर अटका हुआ है वो पूरा हो जाए। पिछले 10 साल में महायुति की सरकार ने भी यहां पर मुंबई शहर की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस प्रकार के अनन्य काम और 2011 का स्लम का निर्णय कि 2011 तक जितने लोगों के घर और डॉक्यूमेंट है उन सब लोगों को एसआरए के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने का कानून देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित किया। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से उन्नति, विकास और प्रगति हमारी हो रही है, लेकिन इसमें रोड़ा डालने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं इसे रोकने की एक जो कोशिश है वो हो रही है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी भाषा, धर्म और जाति के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं करती। हम सबका काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास में हम विश्वास रखते हैं। मोदी जी ने सिलेंडर दिए तो सबको दिए, मोदी जी ने जनधन के अकाउंट खोले तो सबके खोले, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो लाई तो हर माता भगिनी जो उसमें क्वालिफाई होती थी वो सबके अकाउंट में रक्षाबंधन की भेंट महाराष्ट्र की महायुति की सरकार ने भेजी। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। दम में ना रहे कि हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, हम तो जीत रहे, हमने बहुत काम किया है। नहीं, काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतना किया था कि पिछले 60 साल में नहीं किया किसी ने भी काम। इतना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। मैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुंबई का अध्यक्ष था। मुझे याद है 2011 में हम तिरंगा यात्रा निकल कर गए थे। कहां गए थे? कश्मीर गए थे। जम्मू पे हमको रोक दिया था। लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए धरना देना पड़ता था, पुलिस रोकती थी।
आर्टिकल 370 था, आज पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। ये पिछले 75 साल में किसी ने नहीं करके बताया, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके बताया। तो हम फाइजर की वैक्सीन नहीं खरीदते, हिंदुस्तान अपनी खुद की मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाता है, अपने पूरे 140 करोड़ के देश को 6 महीने में वैक्सीनेट करता है और अपनी वैक्सीन ये दुनिया के 92 कंट्रीज तक पहुंचाता है। हमारे ऊपर जब कोई हमला करता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में या वहां पर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को फोन नहीं करता, वो सीधा घुस के ठोक देता है, क्योंकि ये नया भारत है, ये घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। इतने रेवोल्यूशनरी काम करने के बाद, जहां पर राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बनाया है, 22 जनवरी 2024 दोपहर को 12:20। 3 महीने में क्या हम भूल गए? 3 महीने में। तो इसीलिए मैंने इतने सारे काम आपको बताए, इसीलिए आपको लगता होगा कि अरे इतना सारा काम किया, इतना यहां पर विकास हुआ है, उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। ये लोग झूठ फैलाने में माहिर है, फेक नैरेटिव, रॉन्ग परसेप्शन, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने में ये लोग माहिर है। और इसीलिए गौर गोपाल दास ने जो कहा वो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर सैनिक जो होता है, एक उंगली से ट्रिगर दबाकर सरहद के उस पार के दुश्मन को खत्म करके अपने देश की रक्षा करता है। आपको कमल का बटन दबाकर देश के इस पार के दुश्मन को खत्म करना है, अपनी रक्षा करनी है। और आपको तो अपना बटन नहीं दबाना है, यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। आपके ऊपर आपकी गली की जिम्मेदारी होगी, आपके बिल्डिंग की जिम्मेदारी होगी, आपके परिसर की जिम्मेदारी होगी, आपके एरिया की जिम्मेदारी होगी। आपको आपका मोर्चा नहीं छोड़ना है। आपको जहां पर जिम्मेदारी दी है वहां से नहीं हटना है। दूसरे एरिया में कुछ भी हो जाए, दूसरे एरिया में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो वो उधर के लोग देखेंगे, हम देख लेंगे। आपको आपका बूथ, आपका मोर्चा नहीं छोड़ना है। आपको जहां पर जिम्मेदारी दी है, जिस सैनिक को जहां पर रहकर लड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है, वो अपना मोर्चा कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से आपको भी 20 तारीख के युद्ध में अपना अपना मोर्चा डेजिग्नेट करके दिया है। हर यहां पर बैठे हुए व्यक्ति को यह पता है कि आप कौन सा मोर्चा संभालने वाले हो, कौन सी गली संभालने वाले हो, कौन सी बिल्डिंग संभालने वाले हो, कौन सी बस्ती संभालने वाले हो। अगर बस्ती बड़ी है तो बस्ती की कौन सी गली आप संभालने वाले हो, यह ऑलरेडी डिफाइंड है। आपको दी हुई जिम्मेदारी के बाहर कुछ देखना है। आपका अंधेरी पश्चिम आपका मोर्चा है, आपका मुंबई आपका वही मोर्चा है, आपका महाराष्ट्र आपका वही स्थान है। आपका जो बूथ है, आपको जहां जिम्मेदारी दी है वहां से हटना नहीं है। क्योंकि याद करो, लोकसभा के चुनाव को अब की बार 400 पार नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको कहता हूं। हम बहुत ही ज्यादा भ्रम में थे, बोलने के लिए कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी, हमारे काडर में भी आ गई थी और लोगों में भी आ गई थी।